राजबीर रोहिल्ला है, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत स्वागत है आपका राजबीर जी। कृष्ण शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका भी। रजत पंडेजा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका रजत जी। नरेश शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी है, बहुत स्वागत है आपका भी नरेश शर्मा जी। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी अपना ओपनिंग रिमार्क संक्षेप में रखें, उसके बाद डिबेट ओपन कर दी जाएगी। शुरुआत करती हूं मैं राजबीर जी आप ही के साथ। देखिए, डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन बनाने के लिए बीजेपी लगातार कवायद कर रही है। क्या तैयारी है आपकी, तैयारी कैसी चल रही है, और खास तौर से आप कितने आश्वस्त हैं कि विकास के नाम पर आपको वोट मिल रहे हैं? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों और इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरी राम राम जी। देखिए, ये जो चुनाव है ये छोटी सरकार का चुनाव कहा जाता है कि भाई यहीं से विकास के कार्य शुरू होते हैं। और इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और संगठन है उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए, वो चाहे वार्ड सदर की बात हो या चाहे हमारा मेयर का या नगर चेयरमैन का जो कैंडिडेट है, हमने सबको उतार दिया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। और उनके साथ साथ हमारे जो मंत्रिमंडल के जो विधायक साथी है या जो विधायक है या मंत्री है या मुख्यमंत्री जी हैं, खुद मैदान में आके जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए 11-12 सालों के जो हमारा जो काम हमने वो गिनवा रहे हैं। और जो विजन है हमारा नगर निकाय को लेकर, मुख्यमंत्री जी आज सांपला में, उलाना में है, उन्होंने सोनीपत में, पंचकुला में और अंबाला में लगातार प्रचार किया और जनता की नब्ज को टटोला है। और भारी जन समर्थन मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी को और उनकी नीतियों को मिल रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये सब जो जा रहे हैं अभी तो ये हारी बाजी खेल रही है लोग, बस ये अब चुनाव लड़ना है। और ये नहीं बोलेंगे भाई आप जैसे जसपा ने मतलब बाइंड अप कर दिया, तुम भी ऐसे कर जाओ, क्योंकि जब इनको जो पहले राज देखा है इनका, चाहे वो इनेलो चाहे वो कांग्रेस हो, इनका सबको देखा है जनता ने, भोगा है जनता ने। तो उनका जो दोबारा वो कार्यकाल नहीं चाहिए हरियाणा की जनता को। और नगर निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए जो समुचित विकास कर सके। हमारा देश सिर्फ ये है कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता ने लगातार हमें आशीर्वाद दिया। और हमें आज भी पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी। और इस बहुमत के साथ हम तीसरी ये जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार वो हम बनाने जा रही है। ठीक है, यानी कि बीजेपी खास तौर से क्लीन स्वीप करने वाली है, ये आपकी ओर से कहा गया है। ठीक है, कृष्ण शर्मा जी आप बताइए, कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, और कांग्रेस जब जनता के बीच में जा रही है तो किन मुद्दों को उठा रही है? साक्षी जादौन जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनल साथियों को नमस्कार। जी। देखिए मैडम जी, ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार तो थी हरियाणा में इनकी मेयर चुनावों में, जो जिले हैं जिसमें हो रही है, पंचकुला, अम्बाड़ा, सोनीपत में। लेकिन अब ये किस मुंह से जाएंगे जब वहाँ का नागरिक, जो वहाँ का वोटर, जो वहाँ का निवासी है, वो प्रॉपर्टी टैक्स, सफाई, सीवर, सड़क, अन्य अनेक वो क्या अपना प्रदूषण की समस्याओं से गुजर रहा है। और अब ये ट्रिपल इंजन का नाम लेके क्या वोट किसके नाम से लेना चाहते हैं, जब ट्रिपल इंजन का प्रयोग हो ही लिया और वो फेल हो गया। अगर ट्रिपल इंजन में इतनी ताकत होती, हर वोटर को, हर अधिकारी को, वार्ड लेवल पर सीएम तक, यहाँ इनके मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक गली गलियों में फिर रहे हैं और कोई भी उनका स्वागत करने के लिए नहीं आ रहा। यही टोपी ओढ़ के, अपने बैनर लगा के, ये जो संगठित लोग हैं, इसको ये कहूँगा कि संगठित वोट चोर लोग हैं। अभी पंचकूला में हमारे नेताओं ने ही सबूत समेत वहाँ के अधिकारी से, डीएम से और चुनाव अधिकारी से लिख के दिया है कि ये वोटें जो हैं ये डबलिंग है और ये गलत है, गलत एड्रेस पे है। कम से कम मैडम जी, अगर पंचकूले के सरसरी तौर पर हमने जो आंकलन किया है प्रथम दृष्टया, उसमें कम से कम 20-25 हजार वोटें इन्होंने जो एडवांस में बनवा रखे हैं डुप्लीकेट, हर बूथ पर। मैडम जी, अगर ये ट्रिपल इंजन इतना ही मजबूत है तो ये हेरा फेरी करने से बाज क्यों नहीं आ रही? ये क्यों मतलब एक वोट चोरी करने का प्रयास करते हैं? 500, 600, 700, 800, 800 वोट मैडम जी जो गलत तरीके से इन्होंने बना रखी है ना, बतौर सबूत हमने दिया है। अगर इन्होंने ये है कि हमने गलत दिया है तो हम हमारे ऊपर कार्रवाई कराए, अगर ठीक दिया है तो फिर किस पर कार्रवाई बढ़ने का अधिकार बनता है? मैडम जी, जिन लोगों ने वार्ड में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले
यहाँ का मेयर था, उनने मिलके ये वोटें जो एडवांस में ये अधिक वोट इधर उधर के लोगों की बनवाई हैं। मैडम जी आप बात सुनिए, अगर एक एक पोलिंग पे 60 और 70% पोलिंग होती है मैडम जी, उसमें अगर 600 वोट जो 700 वोट इन्होंने जो बना रखी है वो लोगों से ये डलवा देते हैं, तो मैडम जी जीत जीत को तो ये यही चोरी कर लेते हैं, इसको जीत को चोरी कर लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस आरोप लगा रही है। अब तो ऐन वक्त पे हमने पहले ही आरोप लगा दिया और सर्टिफिकेट दे दिए, तो फिर फैसला किस बात का, इंतजार किस बात का? एफआईआर कराइए अपने अधिकारियों पर और चुनाव को पोस्टपोन कीजिए, जब अगर ऐसे धांधली आप करेंगे। और मैडम जी ये लोग हरियाणा हरियाणा नहीं अपितु इन्होंने सारे देश में ठीक है। ऐसा ही माहौल बना रखा है कि ये वोटों को एडवांस बना देते हैं एसआईआर के नाम पे। हरियाणा में पर एसआईआर जो इन्होंने की है उसमें 25-26 लाख वोटें जो मतलब इन्होंने कहा भी ये गलत बनी हुई है, दो बार बनी है, वो वोट एसआईआर में जो 33-34 हजार वोट पंचकुला अम्बाड़ा सोनीपत की भी हैं उसमें, वो मैडम जी कहाँ जाएगी, किस पे डलेगी? ये भाजपा और भाजपा के जो सेंटर के नेता है, जो हमारे हरियाणा के नेता, इस ठीक है। बात पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? आपने भी आपके चैनल से कई बार इस पर डिबेट की है और इनके अधिकारियों ने बताया भाई 25 लाख वोट 26 लाख वोट ज्यादा है एसआईआर, मतलब वो गलत है। मैडम जी वो कहाँ पड़ेगी? अब ये आप इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है कृष्ण जी, जो आरोप आप लगा रहे हो किस आधार पर लगा रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी आपके पास भी और जवाब लूंगी मैं राजवीर जी से भी। ठीक है रजत जी, आपके पास आते हुए इंडियन नेशनल लोक दल इस बार कितनी तैयार है, और जो अन्य दल हैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आप हो, इनको मात देने के लिए आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, आप पार्टी को तो आप पहले ही रोल आउट कर दीजिए, और ये ना तो कभी हरियाणा के हक के लिए खड़े हुए हैं, और जब अम्बाला में बाढ़ आई तो भगवंत मान जी हरियाणा वालों के जले पे नमक छिड़कने के लिए ये बोल रहे थे कि हुण चाहिए है पानी। और आज ही अगर की जो घटना आपको पता हो, किस तरह नोटों से भरे हुए बैग भगवंत मान जी के जो पिए हैं, किस तरीके से उन्होंने फेंके हैं बाहर, वो सारे के सारों को सभी मीडिया में वो चल रही हैं खबरें। और कभी हरियाणा के हकों की जब भी कुठाराघात हुआ, तो चाहे भाखड़ा का पानी हो, 3-3 महीने तक पानी रोक के रखा इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वो पानी पीने का भी था, वो पानी मवेशियों के लिए भी था, वो पानी आम जनता के लिए था, और वो पानी हरियाणा की जो भूखी और सूखी धरती है, जो खेतों को जो पानी चाहिए था बाकड़ा का, उसको भी, ताकि वो हरियाणा की धरती बंजर रहे और हरियाणा के किसान परेशान रहे। तो आप इस पार्टी को तो डिबेट में भी मुझे लगता है इनका कोई औचित्य नहीं है। जितना इनका वोट शेयर है उस हिसाब से इनका कोई, मुझे नहीं लगता ये कहीं भी हरियाणा में कई रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो सत्ता के नशे में किस तरीके से चूर है, केवल धन बल पर और प्रचार के ऊपर सारा का सारा एम्फसिस है। धरातल के ऊपर जनता कितनी नाराज है, धरातल पर कितनी जनता परेशान है, धरातल के ऊपर किस तरीके से समस्याएं हैं, तो कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल जो धरातल से जुड़े मुद्दे हैं वही जनता के बीच में उठाने का काम कर रही है। और जो सत्ता पक्ष है, मुझे नहीं लगता सत्ता पक्ष को ऐसे भी हथकंडे अपनाने चाहिए कि वो गुंडागर्दी की हरकतों पर उतर आए। भाजपा के एक नेता द्वारा एक मर्डर कर दिया जाता है उकलाना के इलेक्शन में, हिसार के अंदर, पंचकुला के अंदर किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति का सर फाड़ दिया, वो खूनम खून हो गया। तो गुंडागर्दी पे उतर आना ये शोभा नहीं देता। आप धन बल का जो है वो गलत उपयोग करके इन इलेक्शनों को कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि ये अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में हैं, किस तरीके से आप घबराए हुए हैं। रोज अपनों को ही मनाने में इनके अपने ही रूठ जाते हैं, फिर इनके अपनों को ही मनाने के लिए एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। मैं हैरानगी मानता हूं, एमसी के चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री इन्हीं की पार्टी के रूठे हुए को मनाने के लिए, क्या यही स्तर रह गया, क्या यही लेवल रह गया कि आपको अपने रूठे आप अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते? मतलब हैरानगी की बात है ये कि इस इलेक्शन के अंदर सभी चीजें जो जनता के मुद्दों को छोड़कर, जो सभी चीजें जो इनको शोभा भी नहीं देती, वैसी चीजें जो है अब देखने को मिल रही हैं।
जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, हमें बहुत जगह समर्थन मिल रहा है, बीएसपी का भी हमें कई जगह समर्थन मिल रहा है, और इंडियन नेशनल लोकदल कोई झूठे आश्वासन नहीं दे रही। इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से इस चुनाव में को लड़ने का काम कर रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, खास करके किस तरीके से जो पैसा आवंटित हुआ, हजारों करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, और किस तरह करोड़ों के घोटाले, कोई 1-2 करोड़ के घोटाले नहीं, सैकड़ों करोड़ों के घोटाले हर हरियाणा के हर कोने में, हर निगम में आपको देखने को मिले, और वो अखबारों की सुर्खियां भी बने। तो वो मुद्दे, जो जनता का पैसा था, किस तरीके से आज जनता को कंगाल कर दिया, किस तरीके से इनके नेता मालामाल होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और जो जनता का ही पैसा है, जनता तो कंगाल हो ही रही है, और जो जनता का पैसा है, जो जनता के ऊपर, प्रदेश के ऊपर नहीं, जो जनता के ऊपर आज 5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, किस तरीके से आज जनता को भी कंगाल कर दिया, प्रदेश को भी कंगाल कर दिया, और खुद मालामाल बने बैठे। मालामाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की सबसे मालामाल पार्टी है, सबसे धनवान पार्टी है, कोई पैसे का, धनबल का कोई इनके पास कोई कमी नहीं है, और उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये चुनाव जनता अच्छी तरह देख रही है कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है, और क्या ये सिर्फ चुनाव का भी अगर कहीं पे झूठे आश्वासन देकर जीतने के बाद क्या उसी जनता को तंग नहीं करते? बिल्कुल निश्चित तौर पे करते हैं। हरियाणा के कोने कोने से रोज खबरें आ रही है कि किस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है। तो जनता बहुत सूझबूझ से, समझदारी से फैसला लेगी, अपने कीमती वोट का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करेगी। और जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि अभी भी हमें चाहिए, अभी भी हमें चाहिए, 12 साल हो गए हैं आपको किस चीज ने रोका हुआ था? आप बताइए कि अभी भी आपके ऐसे कौन से काम आपने वो सारे के सारे काम पूरे क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं 2029 में करेंगे, 2029 में कहेंगे, 2047 में करेंगे, तब इसको भी विकसित बना देंगे। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने लोगों को का विकास किया है, केवल अपने लोगों को विकसित किया है, और जनता को कंगाल किया है। ठीक। नरेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? और जो बात कही रजत पंडिता जी ने कि वो तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे हैं बतौर प्रतिद्वंदी निकाय चुनाव में, वो आपको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या आप जवाब देंगे? और साथ ही क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, शुरुआत कर रही है, और क्या मुद्दे आप उठा रहे हैं इस बार? साक्षी जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और जैसा कि अभी शुरुआत करते हैं रजत भाई के एक सवाल का जवाब देने के लिए। रजत भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई वजूद नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जो 10 साल के अंदर सबसे जल्दी इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया। उसके बाद अलग अलग प्रदेश के अंदर, हरियाणा में आपका वोट शेयर क्या है? प्लीज रजत जी, वन बाय वन। एक मिनट रजत भाई, देखो बीच में मैं नहीं बोला, नहीं बोलेंगे आप, अपनी बात आप फिनिश करें, आप बोलिए। एक एक चीज का जवाब दूंगा, जो आपने बोली है उन्हीं का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे विधायक, और फिर अब आ जाते हैं कि जो बोला गया आईएनएलडी के लिए, मैं इतिहास गवाह, ठीक है, मैं मानता हूं कि हरियाणा के अंदर एक समय में ये पार्टी जो है लीड करती थी, मुख्यमंत्री भी हुए, राज भी किया, और उनका राज पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह का राज होता था, कैसे गुंडागर्दी का राज होता था। खुद मैं जहां से आता हूं वहां के एक विधायक आज करंट में मंत्री है, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया था कि उनकी गाड़ी छीन ली गई थी। अभी एक आईएएस अफसर ने खुद अपनी स्टेटमेंट दी थी कि उनके कैसे फार्म हाउस, आईएनएलडी के फार्म हाउस के अंदर ले जाके कैसे पीटा जाता था। तो वो चीजें देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो जो हुई है सबको पता है जनता के अंदर। अभी जो मुद्दों की बात हो रही थी वो ये बात है कि आप कैसे और हम कैसे, या सारी पार्टियां कैसे जनता के बीच जाएं, चुनाव कैसे लड़ रही हैं, और जनता के मुद्दों को कैसे हमें सॉल्व करना है। करंट के अंदर बीजेपी पार्टी जो है सत्ता के अंदर है, और क्योंकि वो तीनों सरकारें खुद ही चला रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच लेके जानी है। और कौन उस जनता की विफलताएं जो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाई, उनको किस तरीके से हम लोग जनता के बीच जाएं, हमें उन मुद्दों के ऊपर बात करनी है और हमें बताना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है जो जमीनी संघर्ष करना शुरू से जानती है, और संघर्ष करके हम जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। अगर यही चीजें, शिक्षा का मुद्दा इसलिए आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा कभी देना नहीं चाहती इस देश को, क्योंकि आपने देखा कि कैसे केंद्र भी
अपना बजट कम कर देता है और राज्य सरकारें भी शिक्षा का बजट कम कर देती हैं, तो वो जग जाहिर है, पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि जब शिक्षित ही नहीं होगा युवा, तो इनके जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं उसके अंदर भीड़ कैसे जाएगी, क्योंकि शिक्षित सबसे पहले सवाल पूछता है। जब सवाल पूछने लायक ही नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर आते रोजगार की बात है, रोजगार जब खत्म कर देंगे तो वो ऐसे ही सिर्फ नारे लगाने के लिए रह जाएगा वो, क्योंकि उसकी एज ही, जब नौकरियां नहीं मिल रही है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है नौकरियां देने के मामले के अंदर, तो ऐसे ही इन्हीं मुद्दों के अंदर हम जाएंगे। स्वास्थ्य का आप बुरा हाल देख लीजिए, क्या हाल हो रहा है हरियाणा के अंदर, बेड नहीं मिलते हैं, आप सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, बिल्डिंग देख लीजिए। हम तो सुधार करने आए थे आम आदमी पार्टी में, बता देता हूँ, रजत भाई को बताया था, हमने वो कड़ी लेके आए कि हम कहीं ना कहीं एक स्टैंड करा इस देश की राजनीति के अंदर, पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं हमने एक विजन दिया कि हम शिक्षा की क्रांति भी ला सकते हैं और स्वास्थ्य क्रांति भी ला सकते हैं। और हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है हमारा गठबंधन था तो वोट शेयर, जो इंसिडेंट पहले हुए उसके लिए कहीं ना कहीं अब जनता के बीच अकेले लड़ रहे हैं चुनाव को, और अकेले लड़के हम जनता के बीच जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उनके बीच बात करेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो जनता का सर्वप्रिय है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आज जैसे कि अभी संजय सिंह ने कहा कि स्टेटमेंट हरियाणा के अंदर ही दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि सारे तंत्र को अपने हाथ में लेके सिर्फ हमारे पास एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, और मैं कहता हूं खुद एक दिन के लिए ईवीएम दे दीजिए, उसके बाद देखिए कि पूरे देश का हाल क्या होता है, माहौल क्या होता है। क्योंकि वोट ही कहीं नहीं, मैं कहता हूं कि मैन मेड मशीन्स, दीज आर मैन मेड मशीन्स विच इजिली कैन बी करप्टेड, क्योंकि हम ही लोग बना रहे हैं और उसको इजीली कोई भी हैक कर सकता है। जब आपकी जेब से पैसा निकल जाता है जो कि कहीं भी विजिबल ही नहीं है, बैंक कहीं और है, जेब में आपका एटीएम पड़ा हुआ है, फोन आपकी जेब में है, लेकिन तीसरा बंदा हैक कर लेता है, तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है, उसका जवाब ले लीजिएगा। तो ऐसे ही ईडी सीबीआई का जो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी के पास में, वो कहीं ना कहीं अगर 1 या 2 दिन के लिए हमारे को मिल जाएगा तो उसके बाद देखिए कि कैसे कैसे पूरी बीजेपी खाली हो जाती है, सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर देखिएगा कैसे नाचते फिरते हैं। हम नहीं कहते कि कुछ और करने के लिए, सिर्फ हमें 3 तंत्र चाहिए, उसके बाद देखिए कि क्या तमाशा होता है पूरे देश के अंदर। सोनीपत, पंचकुला में पहले बीजेपी का ही मेयर था, लेकिन जो सोनीपत और अंबाला है वहां पर बीजेपी के मेयर नहीं थे, अन्य दलों के मेयर थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी की ही सीट बनी। तो इस बार क्या चुनौती आपके सामने रहने वाली है? और जो बात कही बीके हरिप्रसाद ने कि जो आप लोग वादा करते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, और जो मुद्दा इस वक्त उठाने वाली कांग्रेस पार्टी उठा भी रही है करप्शन का, उसका काउंटर आप कैसे करेंगे? साक्षी जी, करप्शन की जननी तो कांग्रेस है, सबको पता है इसने क्या क्या। अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा 2 घंटे लग जाएंगे बताने में, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाता। हमारे लिए हर नगर निकाय महत्वपूर्ण है, हर बूथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सर्वांगीण विकास में भरोसा रखने वाली पार्टी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो पहले थे वो आज है, वह सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी की नीति से हम लोग काम करते हैं। अब नरेश भाई की जो निराशा वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी जो दिल्ली में साफ होगी, गुजरात में साफ होगी और पंजाब में बची है। और इनके जो सांसद है, क्योंकि जो तानाशाही जो जो अरविंद केजरीवाल जी ने की है, उसको छोड़ के वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो ये अपने आप में इनके लिए बड़ा धक्का है ये। लेकिन क्या करें, आज भी इनकी सवेरे सवेरे ईडी ने रेड मारी है इनकी मोहाली में, तो वहां से भी 9वीं मंजिल से पैसे के बैग जो है जमीन पे पड़े दिखाई दिए। तो मुझे लगता है जो ये पार्टी आई थी हम कुछ बदलाव लाएंगे, ये किसी में बदलाव तो नहीं ला पाए, लेकिन खुद में बदलाव ले गए ये लोग घोर बिल्कुल ये करप्टेड लोग हैं, और जनता ने इन्होंने भरोसा खो दिया। राजवीर भाई, प्लीज वन बाय वन। हाँ, अरे नरेश जी मैं बीच में नहीं बोला। ये मोस्ट करप्टेड लोग हैं, इनके नेता जेल में जाके ये पेशियां लग रही है, और ये लोग दूसरों पे सवाल उठाते हैं। इनकी पार्टी ना तो कोई आइडियोलॉजी थी इनकी पार्टी की, ना कुछ और था। एक ही वो जो एक अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, हरियाणवी में तो इनको ज्यादा ज्ञानी कहा जाता है। तो वो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सामूहिकता से कैसे लूटा जाए, संसाधनों को कैसे लूटा जाए, तो वो एक इन्होंने प्लान किया था, और वो प्लान जनता ने फेल कर दिया हर जगह से। तो ये तो होगी जो नरेश भाई है, ठीक है पार्टी है इनकी, पार्टी को मैं नहीं कहूंगा भाई इनको डिबेट में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए। अगर कोई अच्छा विचार होगा, अगर आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी हम सरकार के तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी कोई, क्योंकि मैं बड़ा स्मूथली बैठता हूँ जब मैं बैठता हूँ, लेकिन जो इनेलो के साथी इनके लिए तो 3 महीने 13 महीने इनके पल्ले गिरे रहे। और इनका नेता का अहंकार देखो, तू तड़ा करके बात करता है, दूसरों को ज्ञान देते हैं ये लोग यहाँ बैठ के। अभी कहते हैं कि भाई हम तो मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, तो मैनिफेस्टो क्या जारी करोगे? तुम लोगों ने हरियाणा को लूटा था, और वो तो लूट का दंश है।
वो हरियाणा की जनता को सालता है हमेशा। उनको पता है भाई इन लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देना किसी भी कीमत पर। वो ठीक है, एक दो विधायक जीत के आप वो सबने पता कैसे जीते हैं, कैसे आपकी हाजिरियां कहाँ लगी है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इनेलो को नहीं बुलाना चाहिए किसी भी डिबेट में, क्योंकि इनके इनके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक यहाँ है आके ये राजवीर ज्ञान जी। देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये होगा कि इनेलो की बात, ये 3 महीने 13 महीने रही। कांग्रेस की बात, अभी इन्होंने जो बात, अभी इनके जो ट्विटर मिनिस्टर है रणदीप सुरजेवाला जी, वो कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक से माल इकट्ठा करके यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और राजवीर वो जी ज्ञान देखिए, देते हैं। आप तमाम दलों पर तो ठीक है, आप मैं तमाम दलों पर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल था मेरा आपसे, जो दल आपके खिलाफ निकाय चुनाव में ये प्रचार कर रहे हैं करप्शन को लेकर, उसका क्या काउंटर है आपका? जनता के बीच आप क्या जवाब दे रहे हैं इसको लेकर? साक्षी जी, आरोप तो किसी पे भी कुछ भी लगाया जा सकता है। आरोप लगाने की कोई बड़ी बात नहीं। मोदी जी पर रोज आरोप लगाता है विपक्ष, लेकिन मोदी जी निखर के आ रहे हैं। बंगाल भी जीत गए हम लोग, असम असम भी जीत गए हम लोग, पौंडीचेरी भी जीत गए हम आ लोग। रही हूँ तो नरेश जी। जनता का जो भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता पर कोई करप्शन का आरोप नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जी 9.5 साल ही रह के गए हैं, कोई दुश्मन भी उन पर आरोप नहीं लगा सकता। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अगर इनके पास कोई तथ्य है तो ये लोग अपना रिपोर्ट करवाएं। एसीपी को तो किसी ने मना किया है? यहाँ जो ये ज्ञानवर्धन कर रहे हैं मेरे साथी, तो ये जाए ना, कोई कोई डॉक्यूमेंट तो लेके आए। यहाँ बैठ के क्या होगा? यहाँ बैठ के मैं भी इन पे आरोप लगा दूंगा 150, लेकिन मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको पहले आरोपित करके इनके चार्जशीट करके बाहर बिठा रखे हैं। ठीक है, एक छोटा जवाब दीजिएगा नरेश जी। साक्षी जी, क्योंकि राजवीर भाई हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और मैं भी उनके बीच में नहीं बोलता और ना वो बोलते हैं, क्योंकि जेन्युइन डिबेट्स होती है। तो अब एक एक बात का थोड़ा शॉर्ट में जवाब देता हूँ। राजवीर भाई ने जैसे कहा है कि मोदी जी जा रहे हैं देश के अंदर, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, ऐसे ही आपको बताता हूँ कि हमारी पार्टी के नेता के ऊपर आपके लोगों ने जैसे जैसे बैनर दिल्ली के अंदर जो प्रचार किया था, झूठा प्रचार किया था, और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उसके लिए वो आपका जवाब आपको मिल गया। आपके पास जैन साहब के लिए आप कहते थे हमारे मंत्री जी, उनके पास 2 केस आज कैंसिल कर चुके हैं जो कोर्ट ने कैंसिल करे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया का केस है वो भी कैंसिल कर चुके हैं, संजय सिंह का केस है वो भी कैंसिल हो चुका है। सारे केस तो कैंसिल हो चुके हैं जो आपने अपने तंत्र से झूठे आरोप लगाए। कहीं ना कहीं मैं आज एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाते थे आपकी पार्टी, बहुत बड़े बड़े, उनके भी बहुत सारे केस जो है ईडी सीबीआई के केस कैंसिल हो चुके हैं। जो तभी तो कह रहा हूं मैं, ईडी ये लोकतंत्र के अंदर अगर यही 2 चीजें आपने कंट्रोल कर रखी है, वो 2 दिन के लिए हमें दे दीजिए। मैं कहता हूं कि आपके जितने नेता हैं वो लाइन लगा के, अगर लाइन लगा के कहता हूं कि मैं लेटते हुए ना पड़े, जैसे मंदिर के अंदर ढोक लगाते हैं ना, वैसे ही ढोक ना लगाते हुए पड़े दिखाई दिए, तो मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर 2 दिन के अंदर मैं मोदी जी को भी लाइन पे लगा दिखा दूंगा कि मोदी जी के ऊपर कितने आरोप लगते हैं और निराधार कितने होते हैं। वो तो आरोप सिद्ध होना और साबित होना वो समय का खिलाफ है। और तड़ी पार रहे हैं आपके जो, आपको पता है कौन है, नाम देने की जरूरत नहीं है देश के अंदर, तो वो भी क्या तंत्र था और लोकतंत्र के अंदर कैसे कैसे जवाब है। वो चीज आप जो है जो यूज कर रहे हैं ना जिस तंत्र को, आप उस चीज के लिए थोड़ा संभालिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चलने दीजिए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगा तो आगे देखिए कि देश के अंदर बहुत कुछ है, क्रांति बहुत समय समय के अंदर आई है देश के अंदर। और आपको सत्ता मिली, जो हरियाणा की बात करते हैं कि जो दो सीटें नहीं मिलती थी, आपके वोट शेयर कितने थे, वो कंपैरिजन करने के लिए आपको भी एक लंबा संघर्ष मिला। और एक आप राम के नाम पे जो झूठी अलग जगह के जो चल रहे हैं ना, उसके ऊपर आप सिर्फ आप वोट बैंक को लेके चल रहे हैं, विकास के ऊपर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आपके नेता, ठीक है मैं कार्यकर्ता कहता हूं, जमीन के ऊपर कार्यकर्ता काम करता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता। लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े आपके केंद्र के अंदर भी या स्टेट के अंदर भी है, वही मलाई खा रहे हैं सिर्फ राम के नाम पे। वो मलाई खाना बंद कीजिए। आपके कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपको नहीं मिल रहा है बेनिफिट। वो लोग जो काम करते हैं उनको गाली सुनने को मिलती है, जो आपके विकास नहीं होते, काम नहीं होते हैं, क्योंकि गली नाले के बहुत सारे काम है छोटे छोटे, वो ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है कृष्ण जी, देखिए जो बातें उठ रही हैं तंत्र को लेकर या फिर ईडी सीबीआई को लेकर, इन मुद्दों का निकाय चुनाव से क्या मतलब है? जनता को क्या मतलब है ईडी सीबीआई से? उनको तो सफाई चाहिए, तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, लोकल जो मुद्दे होते हैं वो बेहतर चाहिए। कृष्ण जी। साक्षी जादौन जी, हाथ कंगन को अर्शी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। इतने भ्रष्टाचार के इनके जो भाजपा के मंत्रालय हैं, चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो श्रमिक घोटाला हो, चाहे मजदूर घोटाला हो, और चाहे बैंक घोटाला हो, चाहे पैसे जमा कराने का बैंक घोटाला हो, मैडम जी इतने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इनके पास। और वो FIR तक दर्ज हो चुकी है, चाहे धान घोटाला हो, कितने अधिकारी उसमें
सेक्रेटरी, ऑक्शन रिकॉर्डर, सुपरवाइजर, उसमें 4 सीट हुए। इतना बड़ा बड़ा घोटाला करने के बाद भी ये मगरमच्छ ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण दो। प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये तो प्रत्यक्ष आपके प्रमाण है जब विपक्ष सरकार आएगी। जब प्रमाण तो तब देंगे। अब तो आपके एजेंसी आप करें, ईडी, सीआईडी, एनआई का मैडम जो यूज करते हैं ये लोग, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का क्या काम है? अब कह रहे थे कोई प्रमाण दिया। मैडम जी प्रमाण पत्र हमने प्रमाण सहित पंचकूला में डीएम को करी। डीएम ने कहा हाँ कई कई वोटें डबलिंग मिली हैं। तो क्या प्रमाण क्या होता है? इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने सब वादे पूरे किए। मैडम जी मैं सिर्फ 3 ही वादे गिनाऊंगा और आप भी इस बात के साक्षी बनेंगे। इन्होंने सबसे पहला वादा किया था 15 लाख हर महिला के खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था 2022 तक सबके गरीब के सर पे छत होगी, नहीं आई अभी तक छत सबके सर पे। इन्होंने कहा था कि काला धन लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को उसमें अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी बनाई थी। कोई वो कमेटी कहाँ गई, क्या हुआ, उसका आज तक आता पता कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था महिलाएं रात को भी सुरक्षित फिरेगी, कोई उसका कुछ नहीं होगा। आए दिन बलात्कार, आए दिन महिलाओं यानी के कृष्ण साथ जी जो बात अत्याचार आप हो कह रहे रहे थे। हैं, जो लाडो लक्ष्मी मैडम- योजना है उसके तहत आप कह रहे हैं कि लड़कियों के खातों में पैसा नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि घर नहीं बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस मैडम, यस। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि महिला आरक्षण के नाम पे इन्होंने ये जो अब हंगामा खड़ा किया खाम खा का, उसमें महिलाओं के नाम से अब 3 मेयर के चुनाव भी देख ले मैडम जी। हमने 2 महिलाओं को मेयर का चुनाव दिया, इन्होंने 1 महिला को दिया। हम 67% पे हैं और ये कितने % पे हैं? ये महिलाओं के नाम पे बरगलाना चाहते हैं। ये मैडम जी देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं इस बात का। और ये मैं जैसे हमारी महाभारत में द्रौपदी थी, उन्होंने कहा था पति 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 पति। ये तो भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट, राज राज राज, एमपी एमपी एमपी, एमएलए एमएलए एमएलए। ये तो एन केन प्राकरण कैसे भी हो, ये जीते हारे किस तरह से ये सीआईडी, सीबीआई, एनआईए या वोट चोरी करे या दबाव डाले, कैसे भी हो। चाहे पंजाब में अभी 7 राज्यसभा के मेंबरों को अपनी तरफ कर लिया हो, पता नहीं है इतने भूखे कहाँ से आ गए। इन्हें हर लिहाज में अपने हर इलेक्शन छोटा मोटा किसी भी लेवल पर इन्हें जाना पड़े, ये उसको जीतने की कोशिश करते हैं। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग इस देश को, इस प्रदेश को पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान बदले की आग से जलता है, इस तरह ये हिंदुस्तान को पहले जातियों के नाम से, पहले संप्रदायों के नाम से, अब महिला पुरुष के नाम से देश को लड़ा रहे हैं। ये कहाँ के लोग हैं? कहाँ से आए हैं लोग? कैप्टन शर्मा जी इनसे पूछो, जब देश आजादी की बात हुई तब कहाँ थे ये लोग? इनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है अब बड़े राजवीर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। और मेरे से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये प्रमाण पत्र है अखबारों में भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, जाके डीएम का है, उसने कहा हाँ गलत हुआ है। उन्हें राजवीर जी, प्लीज, आ रही हूँ मैं आपके पास। 72 लोगों ने इसे सर्टिफाइड करने के लिए बिठाया है। ये कैसे धांधली की आप लोगों ने बताइए? ठीक है, तो क्या प्रमाण चाहिए आपको भाई? क्या कहाँ से दे हम प्रमाण? ये प्रमाण चाहिए। आ रही हूँ राजवीर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हाँ, राजवीर जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, सब अपनी बारी में बोले प्लीज। राजवीर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। कृष्ण जी अपनी बात आप फिनिश करें फटाफट। हाँ मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। ये कैसे मतलब होने दिए चुनाव, एसआईआर के नाम के वोट जो खत्म करना चाहते थे वो किस पे डलेगी? ये देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे कोई भी है, मैं ये चाहता हूँ कि सबको समानता का अधिकार हो। कांग्रेस ने कहा किस पे जुल्म ढाए बताना? किसी ने नहीं किया। आपने बंगाल का इलेक्शन हाईजैक किया, वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने दी, वहां पे लठ मारे आपने, वहां की वोटें काट दी। कम से कम 500 600 वोट जो ओरिजिनल थे उनको डालने दिया। 26 लाख वोटों को आपने जो रिपीटिशन करी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अगले चुनाव में देख लेंगे। ये सारी एजेंसियों हाईजैक कर रहे हो आप। कहाँ क्या करना चाहते हो? इसे तो तानाशाह घोषित कर दीजिए देश को, देख लेगी जनता आपको फिर अपना आप। चलिए ठीक है मेरा रजत जी, ये सवाल है ठीक है कि कृष्ण जी आपकी बात आ चुकी है। जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं उनका सरकारी आंकड़ा है और वो जवाब देंगे भी राजवीर जी। मैं उनके पास मैडम जी, आऊंगी, जवाब लूंगी मैं उनसे। लेकिन मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष है मैडम जी। आप आंकड़ा निकालिए,
2022 तक इन्होंने कहा था छत आएगी कि सब ठीक है। गरीबों पे नहीं आई लेते हैं छत। आंकड़ा लेते हैं क्या राजवीर आंकड़ा जी है? से, आती हूं मैं कृष्ण ये जी, आती हूं आपके पास। रजत जी, इंडियन नेशनल 15 लाख लोक रुपए नहीं दल, आए किसी भी खाते में, ये प्रमाण है। ठीक है कृष्ण जी, और जन आपकी बात आ लोकपाल चुकी का है। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को दायरे में लेंगे, नहीं आया। ठीक है जन सर, ठीक लोकपाल है। विधेयक इंडियन वो भी नेशनल नहीं लोक आया। दल, रजत कहाँ जी, है? हम सभी इनके जानते हैं क्या- मजबूत पार्टी रही है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में मजबूती देखी है हमने, लेकिन फिलहाल जो शहरी इलाके हैं और जहां पर नगर निगम के मेयर के चुनाव भी होने, उन इलाकों में आप किस तरीके से पार्टी की पैठ को मजबूत कर रहे हैं? क्या मुद्दे यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल उठाती नजर आ रही है? और अब जब सभी दल इस चुनाव में हैं और सब सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो ये कितनी चुनौती रहने वाली है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए? देखिए, चुनौती तो हर इलेक्शन ही चुनौती होता है, ऐसा नहीं होता। और जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। केवल हवाई बातें करना इंडियन नेशनल लोकदल का काम नहीं है। दो तीन बातें जो कई हमारे साथी प्रवक्ताओं ने, पहले उनका जवाब देकर फिर आपको मैं क्लोजिंग में अपनी बात भी कहूंगा। मैंने सवाल किया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि आपने भाखड़ा का पानी क्यों रोका। इधर उधर की बात करी मगर बताया नहीं। एसवाइएल का पानी क्यों नहीं दे रहे, वो नहीं बताया। किसानों की पराली जलती हुई की फोटोग्राफ्स खींच के इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर पोस्ट की थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके उन फोटोग्राफ्स को दिखाने का काम किया कि हरियाणा में किस तरीके से पराली जल रही है। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जो है हरियाणा के लोगों की विरोधी सोच की पार्टी हो, और आज जिस तरीके से 2 बैग भरे हुए नोटों के जो अपने आप को ईमानदार पार्टी बताते हैं, वो जो भगवंत मान के पीए के पास मिले हैं, उसकी बात को भी इन्होंने डॉज कर दिया। एक बात का भी उत्तर नहीं दिया और आपसे ये समय मांगा कि मैं सबसे पहले रजत जी की बात का उत्तर दूंगा। उसके बाद देखिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। केवल इनका कोई आज इनका कोई विधायक नहीं है, कोई इनका वोट शेयर नहीं है, तो भाजपा के विधायक कहते हैं कि हाँ इनको तो, सॉरी, भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि इनको तो बिठाना चाहिए। और जिस पार्टी का लगभग 6.5% वोट शेयर है, जिनके विधायक है, राजवीर जी, आ रही हूं और मैं आपके पास, आ रही हूं। उनको बोलते हैं कि इनको आप डिबेट में ना बुलाएं। जैसे कि डिबेट में कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला राजवीर रोहिला करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा बड़ा दिलचस्प ये वाक्य है, देखिए सुनिए बात कितना दिलचस्प बात की इन्होंने इन्होंने एक, अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोला रोहिला जी, आपने अभी तो ज्ञान दिया था कि बीच में नहीं ठीक है, बोलना। वो नहीं बोल रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास भी आप राजवीर बड़े जी। संयम से सुना है मैंने आपको, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी, आपको अभी से तकलीफ होगी। उसके बाद जो पार्टी हरियाणा प्रदेश का खजाना भरा छोड़ के गई, वो पार्टी ने तो लूटने का काम किया। और जिसने वो पहले तो खजाना खाली किया और उसके बाद 5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा की जनता पे चढ़ा दिया, वो पार्टी ईमानदार पार्टी। फिर कहते हैं कि कौन सा घोटाला किया हमारे नेताओं ने, कौन सा घोटाला हो गया भाजपा की सरकार में। भाजपा की सरकार में तो अनिल विज झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब 1500 करोड़ का घोटाला हो गया। आपके अभी एमसी में जो स्कैम हुए हैं, फरीदाबाद में 55 करोड़ का, 200 करोड़ का, गुड़गांव में स्कैम हुआ। आपको पता है फरीदाबाद में क्या किया गया? वहां के अफसर ने अय्याशी के लिए बैंकॉक के ट्रिप्स को स्पॉन्सर हुए हैं, उसके इनोवा और स्कोडा गाड़ियां मांगी है रिश्वत में, बिना किसी वाउचर के सारे काम दिखा दिए गए। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को दोबारा काम दे दिया गया। जो तनख्वाह आई थी वहां मुलाजिमों की, वो तनख्वाह उस ठेकेदार को पेमेंट करने में लगा दी। आप तो अखबार की सुर्खियां कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ये काम जो है ये यहां नहीं रुकता। इस सरकार के अंदर 32 शहरों के अंदर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जहां 30,000 गलत रजिस्ट्रियां की गई। उसके बाद एमबीबीएस के जो पेपर थे उसके अंदर वहां घोटाला हुआ। उसके बाद 7,40,000 पेटियां गायब कर दी सोनीपत और मुरथल से, वो घोटाला हुआ। एचपीएससी के ऑफिस में 5 करोड़ रुपया नकद मिला, नागर जी जो वहां के चेयरमैन थे उनके पास थे। 100 करोड़ का कॉर्पोरेशन घोटाला हो जाता है, धान घोटाला हो जाता है, चना घोटाला हो जाता है, बारदाना घोटाला हो जाता है। 5,000 करोड़ की तो सीएजी की रिपोर्ट है माइनिंग घोटाले की। 162 करोड़ का पेंशन घोटाला हो जाता है। उसके बाद जो आप पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट,
पेपर रद्द करने का घोटाला, उसके बाद श्यामलाल डे में 500 करोड़ का घोटाला, राइस मिल का जो चावल का घोटाला, फसल बीमा योजना में घोटाला, किलोमीटर स्कीम में घोटाला, अंबाला फुटबॉल स्टेडियम में 46 करोड़ का घोटाला। उसके बाद अभी बोल रहे थे पीएम आवास योजना में 14,046 करोड़ का घोटाला, एनएचएआई के अंदर 125 करोड़ का घोटाला, स्कॉलरशिप स्कीम में 144 करोड़ का घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ का घोटाला, आयुष्मान कार्ड योजना में जो आपने घोटाला किया वहां 10 लाख से ऊपर एक आधार कार्ड के अंदर, वो भी एक पता नहीं किसी मृतक का था। कितना बड़ा घोटाला आपने हजारों करोड़ का करने का काम किया। इवन अयोध्या का जो मंदिर है, अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आपने 200 करोड़ का घोटाला किया, द्वारका एक्सप्रेसवे में घोटाला किया, और अभी ये जो 590 करोड़ का और ये जो 160 करोड़ का ये जो पंचकुला निगम वाला घोटाला था, इसके अंदर जो एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद जिस अफसर अमित देवगन को अंडर सस्पेंशन, जो डायरेक्टर फाइनेंस HBGCL थे, उनको अंडर सस्पेंशन प्लेस किया गया था, उनको आपने उठा के चीफ फाइनेंस ऑफिसर UHBVN में लगा दिया। उन्होंने UHBVN वालों ने अभी एक ताजा लेटर, वो चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को आपने हमारे डिपार्टमेंट में क्यों लगा दिया गया। आप घोटालों की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले आपके निगमों के अंदर, और जबकि इलेक्शन का ही है। और अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो है उसका जिक्र मैंने नहीं कर रहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो घोटाला हुआ उसका जिक्र नहीं किया। कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऐसा महकमा, मतलब आप ये लगाइए करप्शन इतना बड़ा लेवल के ऊपर है, इतने लार्ज स्केल के ऊपर है। तभी मैं कह रहा हूं हरियाणा की जनता तो कंगाल हो रही है और भाजपा के लोग दिन रात दिन मालामाल हो रहे हैं। और कुछ ज्यादा नहीं तो इनकी इनकम टैक्स की जो ये फाइल करते हैं 2014 से पहले की इनकी इनकम टैक्स की फाइल इनके लोगों की निकलवा लीजिए, और आज की निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध का पानी हो जाएगा। ये जिस तरीके की बातें करते हैं यहाँ पे, देखिए जनता के ऊपर जो कर्ज है उस हिसाब से पता चल जाता है कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। ठीक है, करप्शन का मुद्दा राजवीर जवाब दीजिए। में कर्ज जा रहा है तो उसका 90% भ्रष्टाचार है। ठीक है राजवीर जी, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी हुई है, ना वो किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। जो मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, वो चाहे नागरिक का मामला हो, चाहे वो या ये जो अभी बैंक की बात है, जो बैंकों की बात थी उसमें सारे वो पैसे वापस आ गए ब्याज समेत, और लोगों पे कार्रवाई हो रही है। जो भी अनियमितताएं होती हैं लेकिन उन पर कार्रवाई